जय हिंद दोस्तों। आज 16 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज है और कई सारे पर्सपेक्टिव पे मुझे आपके साथ आज डिस्कस करना है, तो थोड़ा डिस्कशन भी लंबा हो सकता है, लेकिन न्यूज़ आज का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को हरी झंडी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भारत ने अपना खुद का 5G ट्रायल किया था और जिसमें भारत सफल हुआ था। तो अब हमें 5G के लिए किसी अदर देश पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। भारत के पास अपनी टेक्नोलॉजी है, भारत ने अपना खुद का 5G टेक्नोलॉजी डेवलप किया है और इसी को हम पूरे देश में लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है कल, उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि 26 जुलाई से, आगामी 26 जुलाई से स्पेक्ट्रम की नीलामी होगा और इससे सरकार को 4.3 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे पूरे स्पेक्ट्रम बिक्री होने पे। तो 26 जुलाई से शुरू होगा, 4.3 लाख करोड़ रुपए सरकार को स्पेक्ट्रम नीलामी से मिलेगा और देश के लोगों को 5G सेवा मिलेगी। अब 5G मतलब क्या होता है? 5G मतलब जनरेशन होता है, G फॉर जनरेशन। 5G का प्रयोग लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन की अगली पीढ़ी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो जनरेशन मतलब क्या होता है? बेसिकली स्पेक्ट्रम पे ये डिपेंड करता है। जैसे 1 जनरेशन था, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 3G, 4G, 5G। तो ये स्पेक्ट्रम के बैंडविड्थ वगैरह पे निर्भर करता है। 5G से क्या होगा कि स्पीड आपकी काफ़ी फास्ट हो जाएगी और काफ़ी फास्ट आप इंटरनेट का यूज एक्सेस करेंगे। आवश्यकता क्यों है 5G की वर्तमान में? क्योंकि हमें चौथी औद्योगिक क्रांति में, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमें आगे बढ़ना। आप सभी को ज्ञात होगा कि पहली औद्योगिक क्रांति, दूसरी औद्योगिक क्रांति और तीसरी औद्योगिक क्रांति, ये तीनों से ही भारत दूर रहा, भारत बाहर रहा। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि चौथी औद्योगिक क्रांति में हम विश्व को लीड कर सकें। अब देखिए चौथी औद्योगिक क्रांति का पार्ट क्या है। चौथी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 इसको कहा जाता है, IR 4.0, इसको चौथी औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं। इसका पार्ट है बिटकॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सब जो नई तकनीक है, इसी को कहा गया चौथी औद्योगिक क्रांति। इस समय भारत को लीड करना है, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम 5G टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। अब टेक्नोलॉजी की चूँकि चर्चा हो रही है और स्पेक्ट्रम की चर्चा हो रही है, टेलीकॉम सेक्टर की चर्चा हो रही है, तो इसको रेगुलेटरी बॉडी भी याद रखना आवश्यक है। इसके रेगुलेटरी बॉडी, जो टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी होता है, जिस तरह से बैंकिंग के लिए रेगुलेटरी बॉडी RBI है, जिस तरह से शेयर मार्केट के लिए रेगुलेटरी बॉडी SEBI है, जिस तरह से इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी IRDA है, पेंशन की रेगुलेटरी बॉडी PFRDA है, उसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है TRAI, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह भारत में दूरसंचार व्यवस्था का स्वतंत्र नियामक है। इसकी स्थापना किया गया था, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था 1997 का एक्ट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। टेलीकॉम सेक्टर में जो भी निर्णय लेने का काम करती है वो एपेक्स संस्था यही है, वही निर्णय लेती है, यही डिसीजन लेती है, सारा का सारा काम बेसिकली यही करती है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 भी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 में बेसिकली चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत किस तरह से आगे बढ़े, इसके लिए खाका तैयार किया गया था। तो उसी के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का जो कंपोनेंट है जिसमें हमें लीड करना। अब 5G टेक्नोलॉजी की विशेषता क्या होगी? सबसे पहली विशेषता इंटरनेट स्पीड, 20 Gbps इंटरनेट स्पीड होगी, 20 GB प्रति सेकंड इसकी स्पीड होगी, जबकि 4G में ये स्पीड जो होती है 1 GB प्रति सेकंड होती है। उन्नत LTE टेक्निक का यूज किया गया, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्निक का यूज किया गया है। डाउनलोडिंग स्पीड इसमें काफ़ी फास्ट होगी। तो ये सारे के सारे चीज़ इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसको देख सकते हैं।
निगेटिव एस्पेक्ट भी है कि आधारभूत संरचनाएं हमारे पास विकसित नहीं है। अभी तक BSNL को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं किया गया। तो BSNL जो सरकारी कंपनी है, भारत की प्रमुख सरकारी कंपनी है, उसको 4G स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं किया गया है। तो किस तरह से वो 5G में जा सकता है? क्या 5G के लिए हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो नहीं है। उपभोक्ताओं पे वित्तीय बोझ बढ़ेगा। अभी देखिए 4G का सेवा ही देखिए इतना महंगा हो रहा है, तो क्या 5G का सेवा उपभोक्ता यूज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इसकी भी डॉट इस पे भी उत्पन्न हो रहा है। पूंजी अपर्याप्तता है और 5G अनुप्रयोग की उपयोगिता, इसको लेकर के भी संशय क्रिएट हो रहा है। तो कई सारे पर्सपेक्टिव है, नेगेटिव पॉइंट होता है। देखिए जब भी कोई योजना बनता है या कुछ भी होता है तो उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भले ही नेगेटिव पॉइंट को भी देखना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट को भी देखना चाहिए, लेकिन इसकी आवश्यकता है। 5G को हमें लाना पड़ेगा और इसमें भारत को लीड करना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें लीड करें ताकि हम चौथी औद्योगिक क्रांति में हम आगे रहें। राहुल गांधी से ईडी ने लगातार की तीसरे दिन पूछताछ। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तो है कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और दूसरा है कि नेशनल हेराल्ड केस नेशनल हेराल्ड केस आई थिंक 2008 के आसपास हुआ था। नेशनल हेराल्ड केस पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, कल मैं इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है, जिस केस में राहुल गांधी जी को और श्रीमती सोनिया गांधी जी को इसमें सम्मन किया गया। तो ये दोनों मैं कल डिस्कस कर दूंगा। अगेन सिख विरोधी दंगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लेकिन इसका बैकग्राउंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिख विरोधी दंगा जो 1984 में हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मृत्यु के उपरांत हुआ था। चूँकि इंदिरा गांधी जी को जो इसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। देखिए इंदिरा गांधी जी ने क्या हुआ था कि कुछ आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में छिप गए थे। स्वर्ण मंदिर जो वहाँ अमृतसर में है, तो सिखों का सबसे इम्पॉर्टेंट जगह स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा है। तो वहाँ पे कुछ छिप गए थे आतंकवादी। तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया था, जिसके तहत वहाँ पे पर्टिकुलरली स्वर्ण मंदिर में जो भारत के सैनिक थे वहाँ पे घुस करके उन्होंने आतंकवादी को मारा था। तो एक तो ये बात थी। तो इसका विरोध काफ़ी सिख समुदाय ने किया था कि हमारे जो पवित्र मंदिर है वहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी वहाँ पे आश्रयी बन सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको आतंकवादी मारने के लिए अपने ट्रूप्स नहीं भेजना चाहिए था, सैनिक नहीं भेजना चाहिए था। काफ़ी सिख ने इसका विरोध किया था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी को इनपुट दिया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा भी इनपुट दिया गया कि अपने आप जो है जो भी सिख व्यक्ति हैं या सिख समुदाय के जो भी व्यक्ति आपके साथ में काम करते हैं उससे डिस्टेंस बना कर रखिए। इंदिरा जी जो इनपुट मिला था आईबी के द्वारा उन्हें, उस इनपुट पे इंदिरा जी ने कार्य नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। और उस ध्यान नहीं देने का ही प्रतिफल था कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की ही एक जो बॉडीगार्ड थे जो सिख थे, उन्होंने इंदिरा जी को गोली मार दिया और काफ़ी गोली मारा, 40-45 गोली मार दिया। उसके बाद उस सिख पे जो कोर्ट में जो केस हुआ उसे फांसी की सज़ा वगैरह हुई, लेकिन दिल्ली में एक तरह का दंगा भड़क गया और ख़ास करके सिख कम्युनिटी के लिए एक दंगा भड़क गया और उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो वो इसका बेसिक बैकग्राउंड है। 127 सिख की उसके बाद हत्या हुई थी। तो थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड भी हमें देखना चाहिए। देश की खुशहाली के लिए सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस तरह का कहना नहीं है, अभी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन एक कोर्ट में केस गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब इस पर डिसाइड करेगी कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून जिस तरह से यूपी में लागू हुआ है क्या उसे पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए या किस पर्सपेक्टिव पे लागू किया जाना चाहिए। देखिए ये जो टॉपिक है, अगेन ये टॉपिक पे भी आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। खुद इस पे इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी। जैसे मेरा ये मत है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है TFR जिसको हम लोग कहते हैं, तो आदर्श TFR जो होता है वो 2.1 होता है। यानी अगर 100 महिला हैं तो 100 महिला या 10 महिला है तो 10 महिला 21 बच्चों को जन्म दे सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ, या 100 महिला है तो 210 बच्चों को जन्म दे सकती हैं।
तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 अगर होता है तो जनसंख्या वो एडजस्ट कर लेता है, किसी भी जगह जनसंख्या एडजस्ट कर लेता है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी कम सही नहीं है, 2.1 से ज़्यादा भी सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभी साउथ के कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम गया, तो वहाँ पे फिर जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो बूढ़े लोगों की जनसंख्या अधिक हो जाएगी, कार्यशील जनसंख्या काफ़ी कम हो जाएगी। और बिहार जैसा स्टेट जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट 3.0 है, तो वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। तो ये जो है जनसंख्या नियंत्रण बेसिकली पूरे भारत में हर जगह के लिए अलग अलग सिनेरियो है। बिहार में जो चीज़ लागू हो सकता है वो यूपी में लागू होगा या नहीं होगा, इसको आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से यूपी में जो लागू हो सकता है क्या वो कर्नाटका में लागू होगा या नहीं होगा, इसको आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा यह है कि संविधान समीक्षा रिपोर्ट में भी इस बात की चर्चा किया गया था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्य किए जाएं सरकार के द्वारा। अब संविधान समीक्षा आयोग क्या है? वर्ष 2002 में जब हमारे संविधान के निर्माण के 50 वर्ष कंप्लीट हो गया था, तो वैसी स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था। वेंकट चलैया, न्यायमूर्ति वेंकट चलैया थे, वो इस समिति को लीड कर रहे थे और उन्होंने पूरे संविधान का विश्लेषण किया और उसके बाद संविधान समीक्षा रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया, जो 2002 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक देखिएगा तो उसके पीछे में जो है संविधान समीक्षा रिपोर्ट दिया हुआ, उसको जरूर देखिएगा। जैसे मौलिक अधिकार को लेकर हुए भी उन्होंने कई सारी बातें कही थी, मौलिक कर्तव्य को लेकर के कही थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए कही थी। तो वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, खास करके मेंस पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको आप कोट एंड कोट कहीं कर सकते हैं। अर्धसैनिक बलों की भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा प्राथमिकता सा, इस पर मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा और मैं कोई ओपिनियन यहाँ पे नहीं दूंगा, मैं बट फैक्ट की चर्चा करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके बाद ओपिनियन दें, आप लोग मुझे बताएं कि क्या आपको ये सही लगता है या गलत लगता है। अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना की बेसिकली शुरुआत किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसमें सरकार की जो तीनों सेनाएं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इसमें सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का शुरुआत सरकार के द्वारा किया गया। यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होने का अनुमति देता है कि 4 साल के लिए आप सेना में शामिल होइए। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। तो अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और कुछ समय के लिए वो सेना में भर्ती रहेंगे। इसके तहत लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती किया जाएगा और अधिकांश केवल 4 साल तक सेवा में रहेंगे, उसके बाद 4 साल के बाद वो सेवा छोड़ देंगे। हालांकि 4 साल के बाद 25% को ही आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 लोग सेवा में गए, 100 लोग जो सेवा गए 4 साल कंप्लीट होने के बाद जो है, इसमें 25% लोगों को, यानी 25 लोगों को आगे 15 साल के सेवा के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और रिमेनिंग जो है वो सेवा मुक्त कर दिए जाएंगे। 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के उम्मीदवार ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना की परिकल्पना किया गया है कि सशस्त्र बलों में वर्तमान में जो औसत आयु है वो 32 वर्ष है, उसको 6-7 साल घटा करके 26 वर्ष किया जाए। कल संसद टीवी पे भी एक बहस आ रहा था जिसमें ये चर्चा किया गया था कि जो कारगिल में जो शहीद हुए थे जवान हमारे, या कारगिल में जिन्होंने महती भूमिका निभाई थी, वो 26 वर्ष से भी कम उम्र के थे। तो कम उम्र के अगर नौजवान रहेंगे सेना में तो वो अधिक जोशीले रहेंगे, अधिक कार्य करेंगे और आगे बढ़ के देश की सेवा करने का उन्हें मौका मिलेगा। तो ये मानना है। अब देखिए इसका सकारात्मक पक्ष क्या है। कई सारे सकारात्मक पक्ष मैं आपको दूंगा, कई सारे नकारात्मक पक्ष भी दूंगा। 4 साल वो सेवा में रहेंगे और उम्मीदवारों को 11.71 लाख रुपए का एक मुफ्त सेवा निधि का पैकेज मिलेगा, जिसके उसका अर्जित ब्याज उसमें शामिल होगा। 4 साल के लिए उन्हें 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। मृत्यु अगर हो जाती है किसी वजह से तो उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि उनको फैमिली को दिया जाएगा। इसके अलावा जो माननीय
गृह मंत्री हैं, इनका कहना है कि अगर 4 साल के बाद वहाँ से रिटायर्ड होते हैं या 4 साल के बाद सेवा मुक्त होते हैं वो सेना से, तो वैसी स्थिति में जो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जिसका विंग है BSF, जिसका विंग है असम राइफल, जिसका विंग है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो वहाँ पे उन्हें वरीयता दिया जाएगा। साथ ही साथ इसी में यहाँ पे दिया हुआ है कि इग्नू जो है 3 वर्ष का कोर्स शुरू करेगी, चूँकि जो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के युवा हैं वो ग्रेजुएट नहीं होंगे, तो वैसी स्थिति में इग्नू 3 साल का कोर्स करेगी। एक तरफ आप सेवा में भी हैं, दूसरी तरफ आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये काम भी करेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अभी हमारे देश का रक्षा बजट देखिएगा वो है 5.2 लाख करोड़, तो इसमें आधे से ज़्यादा पैसा पेंशन में खर्च होता है और वेतन पे खर्च होता है। तो जो पेंशन और वेतन पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है वो सरकार बचाएगी, और वो कहाँ पे सरकार यूज करेगी, तो विभिन्न तरह का जो पोत होगा उसका निर्माण करने में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कई सारे जो हल्के विमान है उसका प्रयोग करने में, उसके बाद न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में। तो बेसिकली रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिकली सरकार खर्च कर पाएगी। इससे आपदा और अन्य परिस्थितियों में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर अग्निवीर कहीं हैं और उस पर्टिकुलर जगह पे अगर आपदा आई तो हम उन्हें तत्काल रूप से हायर कर सकते हैं, वहाँ पे उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो सकारात्मक पक्ष हो गया। नकारात्मक पक्ष क्या हो गया? नकारात्मक पक्ष सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है जॉब इनसिक्योरिटी। अभी जो देश भर में आंदोलन चल रहा है और खास करके बिहार में जो आंदोलन चल रहा है उसका एक वजह है जॉब इनसिक्योरिटी। उनका कहना है कि 4 साल के लिए हम जाएंगे अगर सेना में, 4 साल तो सीखते सीखते बीत जाता है। NCC वगैरह का ट्रेनिंग 3 साल का होता है। तो ऐसी स्थिति में हम सीखेंगे क्या और 4 साल के बाद फिर हम वहाँ से निकलेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो सरकार हमें ये इंश्योरिटी देगी, वहाँ से हम निकलेंगे तो किसी पर्टिकुलर जगह पे हमें रोजगार दिया जाएगा। तो ये इनसिक्योरिटी जो है ये इम्पॉर्टेंट है और वही लेकर के विरोध करते हैं। साथ ही साथ इन्हें भले ही सैलरी दिया जाएगा, सैलरी भी ठीक ठाक सैलरी है, लेकिन पेंशन इन्हें नहीं दिया जाएगा। यानी 4 साल के बाद अगर सेवा मुक्त होते हैं तो इन्हें किसी तरह का कोई पेंशन नहीं दिया जाता है। तो जॉब इनसिक्योरिटी, पेंशन इनसिक्योरिटी, ये दोनों एक बहुत बड़ा आंदोलन का कारण है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होने वाले जवानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे चल रहे अभियानों में सहयोग कर सकें। लेकिन पुरुष और महिलाएं 4 साल के बाद सेवा से बाहर हो जाएंगे तो एक शून्य की स्थिति पैदा हो जाएगी और बेसिकली सेना में भी अस्थिरता बना रहेगा। 4 साल के लिए लोग सेना में जाएंगे तो सेना में क्या स्टेबिलिटी रहेगा, इनस्टेबिलिटी अधिक रहेगा। तो इससे हमारा सुरक्षा संदर्भ भी कमज़ोर हो सकता है। और पॉजिटिव में एक पॉइंट और मैं बता दूं कि इजराइल जैसा देश जो छोटा देश है वो अपने यहाँ जितने भी युवा होते हैं उसको सबको अनिवार्य किया है कि 2 साल का वो लोग ट्रेनिंग करेगा। तो ट्रेनिंग के संदर्भ में अगर इसको देखिएगा कि हाँ 4 साल का ट्रेनिंग के लिए वो गया हुआ है, फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा, राइट। तो उस संदर्भ में ये काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट और प्रासंगिक दिखेगा। लेकिन जॉब के संदर्भ में जैसे आप देखिएगा तो आपको इनसिक्योरिटी अधिक दिखेगी। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना पॉइंट बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि अग्निवीर जो है या अग्निपथ योजना जो है क्या हमारे देश के लिए सही है अथवा सही नहीं है? आपका क्या मत है? गुरुवार से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2 दिवसीय मुख्य सचिव की बैठक होगी। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस तरह की मीटिंग। आप याद होगा कुछ दिन पहले, आई थिंक कुछ महीने पहले, जो स्पीकर थे विधानसभा अध्यक्ष की मीटिंग हुई थी जिसको लीड किए थे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, श्री ओम बिरला जी। इसी तरह से ये जो मुख्य सचिव की बैठक हो रही है तो मुख्य सचिव प्रत्येक राज्य के प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रशासन में सर्वोच्च होता है मुख्य सचिव और केंद्र स्तर पे प्रशासन में सर्वोच्च होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडलीय सचिव। तो मंत्रिमंडलीय सचिव बेसिकली ये जो मीटिंग होता है इसको लीड करते हैं। अग्नि 2 मिसाइल इंपॉर्टेंट है और सरकार ने एनएमसी को सुपर स्पेशलिटी की रिक्त पदों को काउंसलिंग करने को कहा। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ये इंपॉर्टेंट है। शांति बनाए रखना हर पार्टी की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का कहना है ये।
नेपाल के रास्ते आर्थिकी पे चोट, चीनी षड्यंत्र। देखिए भारत में जो है फेक करेंसी चीन बढ़ा रहा है और चीन उसको नेपाल के रास्ते बढ़ा रहा है। अगर फेक करेंसी की संख्या देश में अधिक हुई तो ऐसी स्थिति में यह हमारे देश के लिए खतरनाक कंडीशन होगी। एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है जो किसी भी देश के लिए सही नहीं होता। चेरापूंजी में 811 वर्षा 27 साल का रिकॉर्ड टूटा, तो इसको भी एक बार देख सकते हैं। और देश विदेश के साहित्यकार शिमला में जुटेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो छूट रहा था, मैं चर्चा कर देता हूँ। ओके, देखते हैं नीचे अगर मिल गया तो मैं चर्चा कर दूंगा। हाँ ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन का दो पर्सपेक्टिव है। देश भर में इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं, एक तो धार्मिक पर्सपेक्टिव है, एक इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। तो देश में इस तरह जो एक आंदोलन हो रहा है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट। धार्मिक पर्सपेक्टिव तो आप सभी जानते होंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद पे, मोहम्मद साहब पैगंबर पे एक टिप्पणी कर दी केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के एक प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने। बाद में उसी सत्ताधारी पार्टी ने कहा है कि उनका इस टिप्पणी से कोई सरोकार नहीं है, उन्होंने उस प्रवक्ता को पार्टी से निकाल दिया है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने भी स्टेटमेंट दिया है कि भारत सरकार का इस तरह का कोई मत नहीं है, भारत इसकी निंदा करता है, खंडन करता है। लेकिन बावजूद इसके आप देखिएगा कि ये विवाद फैल रहा है। अब इसके टाइमिंग को देखिए, टाइमिंग क्या इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये स्टेटमेंट दिया गया केंद्र की सत्ताधारी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा, जिस दिन स्टेटमेंट दिया गया उसके एक सप्ताह तक कुछ नहीं होता, एक वीक तक कुछ नहीं होता। एक वीक के जस्ट बाद अगर आप देखिएगा तो हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो विदेश में थे, वो यूरोपियन देश में थे। और वहीं पे किसी पत्रकार के जवाब देते हुए या वहीं पे किसी मीटिंग में उन्होंने ये बात कही थी कि भारत को जो सस्ता तेल देगा उससे भारत सस्ता तेल परचेज करेगा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्टर ने दिया। उनकी स्टेटमेंट आने के एक दिन के बाद जो है कतर ने इसका विरोध किया। कतर ने जो है हमारे देश के राजदूत जो कतर में है उनको समन भेजा। उनके बाद आप देखिएगा सऊदी अरबिया ने समन भेजा, यूएई ने समन भेजा, खाड़ी देश अन्य देशों ने समन भेजना शुरू किया। यानी फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद ये समन भेजना शुरू किया। दूसरा पर्सपेक्टिव इसका देखिए कि खाड़ी देश जो है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, जो पेट्रोल का कीमत 105 डॉलर प्रति बैरल था, इसको बढ़ा करके 120 डॉलर प्रति बैरल कर दिया। तो एक तरफ उन्होंने कीमत बढ़ाया, उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है। उसके बाद जो है प्रॉफिट मोहम्मद पे जो स्टेटमेंट दिया गया था, मोहम्मद साहब पैगंबर पे जो स्टेटमेंट दिया गया था, उसके बाद उन्होंने इन देशों ने समन भेजना शुरू किया। जबकि वो जो प्रवक्ता है वो भारत सरकार का ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, एक पार्टी का प्रवक्ता है। भारत सरकार का ऑफिशियल प्रवक्ता बिल्कुल वो नहीं है। तो इसका ये है कि हमने खाड़ी देशों को एक लहजे में हमने कहा कि आप अगर तेल का कीमत बढ़ाइएगा तो हम आपसे तेल परचेज नहीं करेंगे, हम रूस से ही तेल परचेज करेंगे। रूस जो भारत सबसे अधिक तेल का आयात करता है वो करता है आज भी इराक के साथ। रूस हमारे 10वें स्थान पे था, आज रूस हमारे 2nd स्थान पे है जो सबसे अधिक हम तेल परचेज करते हैं। सऊदी अरब 3रे स्थान पे चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तेल परचेज करना उससे बंद किया या कम किया, चूँकि उन्होंने तेल का कीमत बढ़ाया। रूस से तेल परचेज करना हमने अधिक शुरू किया है। तो भारत में इस तरह का इनस्टेबिलिटी फैलाने का काम ये देशों ने किया। एक रूप से इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो किसी भी चीज़ को देखने का 2-3 नज़रिया होता है, तो मैं चाहता हूं कि उसको 2-3 नज़रिया से ही उसको देखा जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं, जातीय जनगणना। अब बिहार में जातीय जनगणना की मांग हो रही है, बिहार में जाति आधारित गणना होगी। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट तो ये है कि जाति आधारित गणना होगी, जाति आधारित सर्वे होगी, जनगणना नहीं हो सकती है। अब पूछेगा जनगणना क्यों नहीं होगी, बिहार सरकार जनगणना क्यों नहीं करवा सकती है? क्योंकि जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का विषय, यूनियन लिस्ट में आता है।
तो वैसी स्थिति में जो यूनियन लिस्ट में आता है उसको स्टेट उस पर कानून नहीं बना सकता या स्टेट उसको क्रियान्वित नहीं कर सकता। तो फिर हम करेंगे क्या, बिहार सरकार जाति आधारित गणना करवाएगी। अब ये जनगणना शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसको प्रयोग करना भी नहीं चाहिए। बिहार में भी देखिएगा जाति आधारित गणना शब्द का प्रयोग होता है या कास्ट सर्वेक्षण के आधार पे हो सकता है। तो 1 जून 2022 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार में सभी धर्मों की जाति और उपजाति की जनगणना होगी। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे पहले जो जाति आधारित गणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। आज हमारे पास जो डाटा है आप सोच कर देखिए, 90 वर्ष हो चुके हैं और 90 वर्ष पुराने डाटा के हिसाब से ही आज भी हम चल रहे हैं। आज भी जो हम नीति बनाते हैं कहीं ना कहीं उसी 90 वर्ष पुराने सर्वे के आधार पर हम नीति बनाते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत बेसिकली 1881 में हुई थी। 1881 में नियमित रूप से हुई थी, हालांकि 1872 में पहली बार हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1881 में पहली बार हुई थी। तो उस समय क्या होता था कि जाति आधारित जनगणना भी होती थी। जनगणना के साथ साथ जाति का भी डाटा जुटाया जाता था और 1881 से लेकर के 1931 तक ये लगातार हुई है। तो अंतिम बार जो हमारे पास रिपोर्ट है 1931 का है। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो आज भी हमारे पास 1931 का डाटा है। अब देखिए कुछ पक्ष में मैं तर्क देता हूं कि क्यों जाति आधारित गणना होनी चाहिए। पहला यह है कि केंद्र सरकार, आपको याद होगा कि न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का गठन केंद्र सरकार ने किया था। इसका उद्देश्य था कि ओबीसी के अंतर्गत उपजाति की पहचान करना जो समाज में पिछड़ गया। ओबीसी में कई सारी जातियां हैं, 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है। तो कई सारी जो जातियां ओबीसी में हैं, उन जातियों में हमें ये पहचानना है कि कौन जाति समाज की मुख्यधारा में आ चुके हैं और कौन आज भी समाज में सबसे पीछे हैं। तो जो समाज में सबसे पीछे हैं ओबीसी की उपजातियों में, उन्हें आगे लाने का प्रयत्न सरकार करे, ये आवश्यक है। मसलन यादव कम्युनिटी को अगर आप देखिएगा तो वो ओबीसी वर्ग में सबसे अभी आगे चल रहा है और कई सारे ओबीसी कम्युनिटी में बहुत पीछे चल रहा है। तो उसको भी आगे लाया जाए, उसको भी यादव वर्ग के तुल्य लाया जाए या उससे आगे लाया जाए। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हमें जाति आधारित जनगणना करवानी होगी और यही काम केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार रोहिणी आयोग का कमीशन बेसिकली इसी के लिए किया था। दूसरा है कि 105वां संविधान संशोधन पारित हुआ था रिसेंटली। अभी तक हमारे देश में 105 संविधान संशोधन हुए हैं और 105वां संविधान संशोधन में राज्यों को अधिकार दिया गया कि वो ओबीसी की पहचान करें। तो राज्य अगर ओबीसी की पहचान करेंगे तो राज्य को ये अधिकार मिल चुका है, संसद के द्वारा ये अधिकार मिल गया, संविधान के द्वारा ये अधिकार मिला हुआ। तो राज्य को ये अधिकार मिला हुआ है तो राज्य के पास डाटा रहेगा ओबीसी का, तब तो राज्य ओबीसी के लिए विशेष योजना का निर्माण कर सकती है। अब डाटा ही नहीं रहेगा तो राज्य विशेष योजना का निर्माण कैसे करेंगे। तीसरा है कि राज्य सरकार संविधान में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के विशेष योजना का निर्माण कर रही है। और चौथा है कि वर्तमान के डाटा अगर रहेगा तभी सरकार उनके अनुसार कार्य कर सकती है। 1931 के डाटा के अनुसार क्या आज आप काम कर पाइएगा? बिल्कुल नहीं। तो आवश्यकता है कि वर्तमान का डाटा हो। अब इसका नेगेटिव पॉइंट देखिए तो इससे क्या होगा कि इलेक्शन में जो है जातिवाद बढ़ेगा, जाति आधारित दंगा भी देश में बढ़ सकता है, जाति आधारित दंगा बिहार में भी बढ़ सकता है। और इससे नुकसान एक यह भी होगा कि कुछ जाति जो समाज में ऑलरेडी आ चुके हैं, मुख्य धारा में आ चुके हैं, उनको अपेक्षित लाभ मिलना कम हो जाएगा। तो इस तरह का नेगेटिव पॉइंट भी है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। बाकी इस पर ओपिनियन आप लोग डेवलप कर लीजिएगा कि क्या जाति आधारित गणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और मेरा मत है कि अगर सरकार कोई इस तरह का निर्णय लेती है तो आपको सरकार के साथ जाना चाहिए। कृषि निर्यात में भारत की बढ़ती हुई पैठ देखकर लामबंद हुए विकसित देश। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बेसिकली जुड़ा हुआ है WTO से। WTO से कैसे जुड़ा हुआ है कि कृषि के सेक्टर में कुछ सब्सिडी दिया जाता है। कुछ सब्सिडी को लेकर के यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी होता है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी होता है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होता है और एक और सब्सिडी होता है। 4 तरह के सब्सिडी होता है WTO के तहत। 4 तरह में कुछ प्रतिबंध किया गया है, कुछ को आप दे सकते हैं। तो उसमें मैं डिटेल से डिस्कस बाद में कर दूंगा, बाकी आप लोग पढ़िएगा तो पढ़ लीजिएगा। WTO पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके ये सब पॉइंट को डिस्कस कर दूंगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है,
इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरह से भारत की निर्यात बढ़ रही है, जैसे चावल, वैश्विक चावल के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 22% थी, जो आज बढ़ करके 40% हो गई है। इसी तरह से आप देखिएगा कि चीनी के निर्यात में हिस्सेदारी हमारी 3.4% थी, जो अभी 11% हो चुकी हैं। तो ये जो कृषि निर्यात हमारा बढ़ रहा है, उसको लेकर के ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला, ये तीनों के साथ भारत का संबंध बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छा है, ब्राज़ील के साथ भी अच्छा है, लेकिन ये तीनों WTO में भारत के खिलाफ पहुंच गए कि भारत अपने किसानों को अधिक सब्सिडी देता है। यही कारण है कि भारत का वैश्विक जो निर्यात है कृषि सेक्टर का, वो बढ़ रहा है। अब सोच कर देखिए, बहुत सारे देश जो आपको लगेगा क्लोज देश है हमारे, USA, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, वो हमारे खिलाफ WTO गए हुए हैं। तो वहाँ पे बेसिकली ये इशू चल रहा है। तो ये एक सेपरेट वीडियो बना करके WTO पे मैं ये सब चर्चा कर दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अभी WTO की मीटिंग चल रही है, देखते हैं उस मीटिंग में क्या आउटपुट निकलता है। मई में निर्यात 20% बढ़ा, लेकिन निर्यात बढ़ा, साथ ही साथ चिंता इस बात की है कि निर्यात बढ़ा अच्छी बात है, लेकिन हमारे व्यापार घाटा भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। एक तरफ निर्यात बढ़ रहा है, दूसरी तरफ व्यापार घाटा बढ़ रहा है। ग्रेटर फुल थ्योरी पे आधारित है क्रिप्टो करेंसी। एक बार पढ़ लीजिएगा, बिल गेट्स की थ्योरी है, और बिल गेट्स क्रिप्टो करेंसी की आलोचना के संदर्भ में ये एडिटोरियल लिखे हैं, ये आर्टिकल लिखे हैं, तो निश्चित तौर पर इसको देखना चाहिए। वित्त वर्ष 2020-21 में बेरोजगारी घट के हुई है 4.2%। ओके, चीनी सेना विदेश में चल सकेगी, विशेष अभियान। इसको एक बार देख लीजिएगा। चीन इस तरह से लगातार अन्य देशों की सूचनाएं को चुराता है। हम लोगों ने जो टिकटॉक पे बैन किया भारत सरकार ने, उसका रीज़न यही था कि भारत की सूचनाओं को वो चुराता था। तो भारत सरकार जो है ने जो टिकटॉक को बैन किया, या अन्य कंपनी जो चीनी कंपनी है उसको बैन कर रही है, उसका रीज़न है कि चीन सूचना चुरा करके चीनी सरकार को देने का काम करती है। तो जो अगला जो युद्ध होगा, ऐसा माना जाता है कि वो डाटा युद्ध हो सकता है, सूचना के आधार पर भी युद्ध हो सकता है। तो उस पर चीन लगातार काम कर रहा है। बाकी ये इम्पॉर्टेंट इसका पर्सपेक्टिव है कि I2U2 एक जो नया गठबंधन है, उसकी एक मीटिंग होने वाली है। इसको नए क्वाड के रूप में भी आप कह सकते हैं। I2 क्या है और U2 क्या है? I2 मतलब हो गया इजराइल, इंडिया, इजराइल। U2 मतलब हो गया USA और UAE। तो ये चारों देशों का समूह है, और ये चारों देशों की बेसिकली मीटिंग होने वाली है। इजराइल, भारत, UAE और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की एक मीटिंग होने वाली है। वो इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए, हम लोग भी उसका वेट कर रहे हैं। और ये शिखर सम्मेलन जो है ऑनलाइन होगा 13 से 16 जुलाई के बीच में। UAE में फुल मून योगा के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 तारीख को है, और उसकी शुरुआत UAE में बेसिकली फुल मून योगा से होने वाली है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। बाकी एक बार इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार इसको देख सकते हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला के बारे में यहाँ पे जिक्र है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।